नयन IAS यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम आज देखेंगे इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर विश्वेश्वरैया को। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? विश्वेश्वरैया। बम्बई योजना कब लागू की गई थी? 1944 में। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? 15 वर्षीय। मूलतः साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित योजना का सृजन किसने किया? MN राय ने। 10 वर्षीय जन योजना कब प्रस्तुत की? 1944 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? मन्ना नारायण ने। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य प्रणाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? 30 जनवरी 1950 को। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब हुआ? 1947 को। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्रणाली की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? जनता सरकार के द्वारा। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कोलंबो योजना की अवधि 1951 से 1957 था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, पेनिसिलिन फैक्ट्री की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? PC महाबोलोनिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 1991-92 और 11-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? 6.9। एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशी द्वारा अर्जित धनराशि घटाकर विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित धनराशि को जोड़ देने पर क्या प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ह्रास की राशि घटाने के उपरांत क्या प्राप्त होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आर्थिक क्रियाओं के तेजी से विस्तार को क्या कहते हैं? बूम। मंदी की विपरीत स्थिति क्या है? बूम। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। जो वस्तुएं दुर्लभ है और उसकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है? कौटिल्य। मानव कल्याण विशेषकर बाल कल्याण के लिए एक मानकीकृत पैमाना है मानव विकास सूचकांक। किस पैमाने द्वारा ज्ञात होता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील? मानव विकास सूचकांक से। बेरोजगारी, मंदी, मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। सकल मांग, सकल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय कहलाते हैं समष्टि आर्थिक चक्र। नियोजन एवं पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन का अर्थ है संसाधनों का उचित उपयोग करना। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को है? सोवियत संघ को। सोवियत संघ में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1928 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या काल था? 1956 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुआ? राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात केंद्र स्थापित हुआ? दूसरी में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई?
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961 से 1966 तक। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना का अवकाश रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? किसी भी योजना के दौरान नहीं। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1966 से 67 में। रोलिंग परान अनवरत योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डी.टी. लकड़वाला को। कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी? 5वीं योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत चीन युद्ध। किस काल को योजना अवकाश से जाना जाता है? 1966 से 1969 को। योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था? भारत पाक युद्ध। चौथी योजना पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी योजना किस मॉडल पर आधारित था? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? अशोक रुद्र ने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के तहत लागू हुआ? चौथी योजना के तहत। किस पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? चौथी योजना के तहत हरित क्रांति का जन्म हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। किस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया? 5वीं में। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 5वीं योजना की अवधि क्या थी? 74 से 1974 से 79। 5वीं योजना कब समाप्त कर दी गई? 78 में। किस सरकार ने 5वीं योजना को समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया था? जनता पार्टी की सरकार ने। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? जनता पार्टी सरकार ने। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 78 से 83। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1980 में। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने पहले ही समाप्त कर दिया था? कांग्रेस सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसेम किस योजना में लागू किया गया? छठी योजना में। किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? छठी योजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? छठी योजना को। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1985 से 1990। जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम किस योजना में प्रारंभ किया गया? 7वीं में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 92 से 97। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित मूल्य मॉडल पर आधारित थी? 8वीं योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब लागू होनी थी? 1990 में। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? 1990 से 91 और 91 से 92। मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा, जनस्वास्थ्य किस योजना की प्राथमिकता थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की। प्रधानमंत्री योजना 8वीं योजना में किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1993 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि थी 2002 से 2007।
मुख्य उद्देश्य क्या था? 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 7 से 12। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं योजना कब से थी? 12 से 17। योजना का सतत वृद्धि लक्ष्य था 8 से 8.5%। उद्देश्य था तीव्र, अधिक समग्र और सतत विकास। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय है योजना आयोग। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का बड़ी इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 1952 में गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का जो होता है प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार योजना आयोग का गठन भारतीय संविधान के नीति सिद्धांतों से लिया गया? अनुच्छेद 39। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना परिषद की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक किस राज्य में है? पंजाब में। विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन सा है? भारत। आम, सपोटा, नींबू, केले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक किस देश में है? भारत में। मटर, भिंडी के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर भारत है। विश्व में तिल कुसुम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत। कौन सा देश विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का? भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में किस फसल के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? गेहूँ। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राज़ील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन सा देश है? भारत है। विश्व में काजू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने 2 मई 2014 को वयस्क भैंस की कोशिकाओं से विश्व की पहली क्लोन कटिया का जन्म कराया। इसका नाम रखा था लालिमा। देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया। श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 1970 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि क्या कहलाती है? श्वेत क्रांति। वर्तमान में भारत का विश्व दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में मांस के उत्पादन एवं निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है। भारत में कीचड़ केकड़ा कहाँ से अधिक पकड़ा जाता है? चिल्का झील, पुलिकल झील और वेवनाथ झील से। भारत में जीवित केकड़ों का निर्यात किस बंदरगाह से अधिकांशतः सिंगापुर को किया जाता है? चेन्नई बंदरगाह से। तमिलनाडु में किस द्वीप में घोंघा मछलियों का पकड़ी जाती है? कुमारी द्वीप से। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? कोच्चि, केरल में। देश में उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है? पंजाब में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गैंडे ने। सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन के संचालक में किस दशक में हुआ? 1950 के दशक में। इसका श्रेय जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। तिलहन उत्पादन में 23 राज्यों के कितने जिले हैं? 33। प्रायोगिक फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 74-75 में। खरीफ मौसम में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? 1985 में। राष्ट्रीय आय बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई? वित्तीय वर्ष 2003-04 में।
महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना 2006 में लागू की गई। देश के पहले संगठित वायदा बाजार की स्थापना 1875 में किया गया। 1965 में किसकी अध्यक्षता में कृषि लागत आयोग की स्थापना की गई? प्रोफेसर दांतेवाला। किस वर्ष कृषि लागत आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया? 1985 में। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? 52%। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि भूमि के कितने प्रतिशत पर सिंचाई की व्यवस्था है? 33.5% पे। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में गेहूं उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 में लागू किया गया। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन से 3 मुख्य कदम उठाए गए थे? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, कृषि का पुनर्गठन। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत कौन सी होती है? सीमांत जोत होती है। 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर वाली जोत को क्या कहते हैं? लघु जोत। 4 हेक्टेयर में बड़ी जोत को क्या कहते हैं? बृहद जोत। भारत में सबसे पहले 1920 में चकबंदी लागू हुई थी, बड़ौदा में। हरित क्रांति का प्रारंभ कब से माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना से। हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। राष्ट्रीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टायम। राष्ट्रीय चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गंटूर। किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ हुआ 1998 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर में। कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से आर्थिक अधिक सफल रहा? 1980 का दशक। राष्ट्रीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि, केरल। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय है दिल्ली में। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय है पुणे में। चीन के बाद कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता है? भारत। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है यूपी। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। पटसन का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है भारत में। बिग बसु थ्योरी का सिद्धांत आर रॉडन ने दिया था। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। भारत के तिलहन उत्पादन में सबसे अधिक पैदावार किसकी है? मूंगफली की। विश्व मसाला बाजार में भारत का कितना स्थान है? 40%। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तेल तथा तिलहन उत्पादन से। विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत का। किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता सबसे अधिक है? पंजाब में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। गुलाबी क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन से। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किसने की थी? राजा चेलैया ने। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा है 13.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1950 से 51 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था 52%। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू। खरीफ की फसलों की बुआई होती है जून से जुलाई में। खरीफ की फसल में कौन कौन से फसलें आते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर। जायद की फसलों की बुआई कब होती है? मार्च से जुलाई के मध्य। जायद फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशु चारा। व्यापारिक एवं नकदी फसलें कौन सी है?
कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है? चावल का। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजनी। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक उपभोक्ता निर्यातक होने का गौरव किसे है? भारत को। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है? प्रथम। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, जौ। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? चौथा। विश्व में पशुओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? ब्राज़ील में है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है? मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? गुजरात में। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल में। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। चंदन की लकड़ी के वन भारत में सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी के पहाड़ियों पर। नागालैंड किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? झूम खेती के लिए। सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य अग्रणी है? महाराष्ट्र। सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? पंजाब में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सा है? खरदुंगला लेह मनाली राजमार्ग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत 1998 में किसकी अनुशंसा पर की गई? जसवंत सिंह कार्यदल। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना का वित्तपोषण किस पर आधारित है? ईंधन कर तथा टोल कर पर। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना मूल सुविधाओं के निर्माण के लिए 2005-06 में प्रारंभ किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम के कितने घटक हैं? 6। ग्रामीण आवास, सिंचाई क्षमता, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन। भारत में नागरिक विमानन की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 1912 में। पवन हंस लिमिटेड की स्थापना 1985 में किया गई थी। सरकार ने ओपन स्काई पॉलिसी अर्थात मुक्त आकाश नीति अप्रैल 1999 में लाया था। उत्तर प्रदेश में किस जनपद के पास फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है? रायबरेली में। नगर विमान मंत्रालय ने प्रमुख पायलट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है महाराष्ट्र में किया था। भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिलाकर भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की स्थापना 1995 में किया। नागरिक विमान प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? इलाहाबाद में। राष्ट्रीय विमान प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है दिल्ली में। देश की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड 2 अक्टूबर 1961 को स्थापना हुआ। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्राकृतिक बंदरगाह कौन से हैं? मुंबई एवं कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला है गुजरात का। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित देश का नवीनतम सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देश का पहला बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। पश्चिमी समुद्र तट का कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में। सभी बंदरगाहों से होने वाले कुल कारोबार में अकेले मुंबई बंदरगाह की हिस्सेदारी है 12%। पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा में जुआरी नदी के तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह है? मरमा गोवा बंदरगाह। पश्चिमी तट का न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में।
तूतीकोरिन देश के दक्षिणी छोर पर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। मत्स्यपत्तन कौन सा बंदरगाह कहलाता है? तूतीकोरिन। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय कौन सा है? खिदिरपुर। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह है एन्नौर। 1 जून 2010 को देश का 13वां बड़ा बंदरगाह किस बंदरगाह को घोषित किया गया? पोर्ट ब्लेयर को। कौन सा बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है? पोर्ट ब्लेयर। देश का ऐसा पहला बंदरगाह कौन सा है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है? दहेज बंदरगाह। लाल बहादुर शास्त्री तटवर्ती अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है? मुंबई में। भारत में कितने शिपयार्ड सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? 9। देश का पहला शिप निर्माण करने वाला यार्ड कौन था? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में जहाज निर्माण और मरम्मत की सबसे बड़ी क्षमता वाला शिपयार्ड है कोचीन शिपयार्ड। भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड कौन सा है? मझगांव डॉक लिमिटेड। भारत में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच कहाँ खोली गई? 1853 में। सर्वाधिक लंबा रेलमार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। किस नदी पर बना नेहरू सेतु देश में सबसे बड़ा रेल पुल है? सोन। भारतीय रेल की सबसे बड़ी सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। भारत में भाप के इंजन से चलने वाले सबसे पुराना लोकोमोटिव है फेरी क्वीन। रेलों के विकास के लिए गठित समिति 1924 में ही बजट को अलग से कर किया गया एक वर्थ समिति के आधार पर। चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? चितरंजन में। डीजल लोकोमोटिव कहाँ है? वाराणसी में। सवारी डिब्बा कारखाना कहाँ है? पेरम्बूर में। पहिया एवं धुरा कहाँ है? बेंगलुरु में। रेल डिब्बा कारखाना कहाँ है? कपूरथला में। दिल्ली डीजल पुर्जा कारखाना कहाँ है? पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1986 को। एक्सप्रेस पोस्ट कब हुआ था? 1999 में। बिजनेस पोस्ट सेवा 1997 में शुरुआत की गई थी। कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा खुदरा बचत बैंक है? डाकघर बचत बैंक। भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य कब बना? 1876 में। भारत एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का सदस्य कब बना? 1964 में। अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस सेवा की शुरुआत हुआ 1986 में। भारत में दूरसंचार सेवाओं के तहत प्रथम टेलीफोन सेवा का आरंभ कोलकाता डायमंड हार्बर के बीच हुआ 1851 में। ISDN का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। भारत में सर्वप्रथम अगस्त 1995 में कोलकाता में किसने सेलुलर सेवा की प्रारंभ की? मोदिल टेस्ला नेटवर्क। विश्व स्तर पर सेलुलर संचार प्रणाली की शुरुआत AT&T बेल लेबोरेटरी द्वारा 1947 में कहाँ की गई? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक क्रांति कब घोषित की गई? 1948 में। औद्योगिक अधिनियम कब पारित किया गया? उसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था 1951 में। औद्योगिक नीति पुनः भारत में कब लाएगी? 1995। औद्योगिक नीति में प्रमुख क्या था? निजीकरण और उदारीकरण। नवरत्न का दर्जा कौन देता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। कौन सा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है? कपड़ा उद्योग। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1977 में किया गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में किया गया। ICICI की स्थापना हुआ 1955 में।
उदारीकरण एवं विश्वीकरण की व्यापक नीति कब लाई गई? 1991 में। महाजन समिति का संबंध किसी है? चीनी उद्योग से है। कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से। गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक रूढ़ता से। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा विकास से। भारत में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? 14। वर्तमान में भारत में कितनी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं? 7 है। भारत में पहले इस्पात उद्योग बंगाल आयरन कंपनी की स्थापना कब की गई? 1870 में। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में 1907 में किया गया। सार्वजनिक के इस्पात संयंत्रों की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? सेल के द्वारा। बोकारो स्टील जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है किस योजना के तहत? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र स्थापित किए थे सलेम तमिलनाडु, भद्रावती कर्नाटक, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना 1875 में कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। 1953 के ईस्वी से बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? इसको। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में किया गया। सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कहाँ लगाया गया? फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर का। भारत में ऊन की सब पहली मिल की स्थापना कानपुर में की गई। किस देश में सहतूती, एरी, तसर, मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है? भारत में। विश्व के कुल रेशम के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग रेशम भारत में उत्पन्न होता है? 16%। देश के कुल रेशम उत्पादन का आधे से अधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? मैसूर, कर्नाटक। केंद्रीय ईडी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? मेंदीपाथर, मेघालय। केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान रांची, झारखंड। प्रथम रेयॉन कारखाना 1950 में रायपुरम, केरल में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी ने किस स्थान पर एल्युमिनियम का एक कारखाना स्थापित किया है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। भारत में कागज उद्योग की पहली मिल 1812 में कहाँ लगाया गया? पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर। कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। भारत में अखबारी कागज का पहला कारखाना 1943 में कहाँ किया गया? नेपानगर। उर्वरक उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पर। 1951 में प्रथम सहकारी स्वामित्व वाला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया है? सिंदरी, बिहार में। वर्तमान में कितने उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के हैं? 14। सेल संयंत्र कहाँ स्थित है? राउरकेला, उड़ीसा। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड पारादीप, उड़ीसा में है। सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? राजस्थान का। देश में सीमेंट के कारखानों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। जूट और जूट से निर्मित वस्तुओं का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। विश्व का कितने प्रतिशत जूट भारत में उत्पादन होता है? 35%। आदमी अनाथ भी सही है। अच्छा कोई मेरे आगे देखना रहा जानेंगे बस। पिताजी माताजी भी दबाइए, हाथ पे भी दबाइए, खानों खिलाइए, या तब सब छिटले जाए इधर उधर। बस अब भिखारी की तरह रख के चलाइए, साथ के चलाइए। भारत में जूट का प्रथम कारखाना
1854 में किस राज्य में लगाया गया था? पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट की लगभग कितने मिलें हैं? 73। जूट की अधिकांश मिलें किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। 1980 के दशक में भारत में कंप्यूटर के प्रयोग को पहली बार सरकारी रूप से किसने प्रोत्साहन दिया था? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। भारत के शीर्ष 3 व्यापारिक भागीदार देश कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, चीन, अमेरिका। भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाले देश कौन सा है? मॉरिशस। कंप्यूटर एवं सूचना सेवा के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। मुक्त व्यापार की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ ने। संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? देश में उद्योगों की सहायता करना। संरक्षण की सबसे प्रमुख एवं प्रचलित विधि कौन सी है? प्रशुल्क तथा आयात कर। किसी देश द्वारा आयात निर्यात की गई समस्त वस्तुओं की भौतिक मात्रा को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार की मात्रा। विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश कितना है? 2% से भी कम है। विश्व में हीरे की कटाई और पॉलिश का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? भारत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस देश के भुगतान शेष की सबसे बड़ी मद क्या होती है? वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। भुगतान शेष की प्रमुख मदें कौन सी हैं? सेवाएं। दीर्घकालीन विनियोग की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष से अधिक। पूंजी का ऐसा प्रवाह जो 1 वर्ष की अवधि से अधिक का हो उसे क्या कहते हैं? दीर्घकालीन पूंजी व्यवहार। ऐसे पूंजीगत व्यवहार जो 1 वर्ष की अवधि से कम होते हैं उसे कहते हैं अल्पकालीन पूंजी व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी देश द्वारा IMF में अपने कोटे के 25% निकासी को क्या कहते हैं? गोल्ड स्टॉन्स। 1970 में सरकार ने किस समिति की अनुशंसा पर पहली बार निर्यात नीति की घोषणा की थी? मुदालियर समिति। पहली बार संयुक्त आयात निर्यात की घोषणा कब की गई थी? 1981 में। 1965 में सर्वप्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कांडला, गुजरात में। सेवा के लिए SEZ सेज का क्षेत्रफल कितना होना आवश्यक है? 100 हेक्टेयर या इससे अधिक। देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? सीतापुर, जयपुर में। भारत में अब तक कितने निर्यात विकास केंद्रों की स्थापना की गई है? 23। ECGC का संबंध किससे है? निर्यात, वित्त एवं बीमा से। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ आयात पर व्यय होती है? पेट्रोलियम पर। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? देशी व्यापार, अदेशी व्यापार, ऋण। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? 2003 में। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से। किसी देश का आयात एवं निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या है? व्यापार शेष। भारत किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बना और रुपए की विनिमय दर IMF के मानकों के अनुसार तय करने की लगी? 1947 में IMF का सदस्य बना था। भारत विदेशी ऋण स्टॉक के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा आयातक उपभोक्ता देश भारत है। पेट्रोलियम तेल और स्नेहक के पश्चात भारत में दूसरी सबसे बड़ी आयात मद क्या है? सोना। ऊर्जा क्षेत्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? 2.4%। विश्व की कुल ऊर्जा का उत्पादन करता है। भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोग करता है? 3.7। भारत में ऊर्जा की विकास दर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष है? 3.6। भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के कुल संचित भंडार का 96% कोयला किस काल का है? गोंडवाना काल का है। किस राज्य में पहली बार पेट्रोलियम का उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था? असम से। असम का डिगबोई क्षेत्र से। असम में सुरमा घाटी किस तेल के लिए है? खनिज के लिए है। रुद्र सागर एवं लखवा नवीन तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई तेल क्षेत्र। बसाई तेल क्षेत्र कहाँ है? मुंबई हाई के दक्षिण में।
देश के आंतरिक भागों में गैस का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। भारत में मुंबई के निकट ट्राम्बे के पास भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान में देश का प्रथम शोध रिएक्टर अप्सरा किस वर्ष लगाया गया था? 1956 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में वर्तमान में कितने रिएक्टर कार्यरत है? 20 रिएक्टर कार्यरत है। 1969 में अमेरिका की सहायता से निर्मित भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है? तारापुर। राजस्थान में कोटा के निकट चंबल नदी पर भारत के दूसरे परमाणु विद्युत संयंत्र रावतभाटा की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। काकरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात में। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 23 अगस्त 2006 को चालू किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम IEC की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना 1948 में हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पादक देश हैं। पहला डेनमार्क, दूसरे पे जर्मनी, स्पेन, अमेरिका और भारत है। देश की अनुमानित हाइड्रो क्षमता 25 मेगावाट से ऊपर लगभग कितने गीगावाट है? 145 गीगावाट। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2009 में स्टार्ट किया गया था। पहला सौर आवासीय परिसर किस राज्य में निर्मित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। प्रथम स्वर्ण मुद्रा कब आरंभ हुई थी? 390 से 500 ईस्वी गुप्त काल में। चांदी के रुपए तथा रुपए के सिक्के की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था। भारत में मौद्रिक तंत्र की पुनर्संरचना के लिए किस कमेटी का गठन किया था? सुखमय चक्रवर्ती समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ सापेक्ष मूल्य क्या कहलाता है? विदेशी मुद्रा विनिमय कहलाता है। अपने को विविध प्रकार के जोखिमों में उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना क्या कहलाता है? हेजिंग। विनिमय नियंत्रण की दृष्टि से इस खाते को क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट अकाउंट। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? रुपया। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? विमुद्रीकरण। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? बचत के बजट, प्रत्यक्ष कर के कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती करके। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, कथन किसका है? जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाता है? गर्म मुद्रा। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। करेंसी प्रेस नोट नासिक में। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो क्या कहलाता है? कठोर मुद्रा। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर क्या कहलाता है? सामान्य कीमत स्तर। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत क्या कहलाती है? विदेशी विनिमय दर। किस अधिनियम के तहत भारतीय मुद्रा प्रणाली को दशमलव प्रणाली में परिवर्तन किया गया, जिसे 1 अप्रैल 1957 से लागू किया गया? भारतीय मुद्रा संशोधन अधिनियम 1955। वर्तमान में कौन कौन से नोट प्रचलन में हैं? 1996 में आरंभ नोटों की वर्तमान श्रृंखला को क्या नाम दिया गया? महात्मा गांधी श्रृंखला। भारत में प्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1946 में। दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1978 में। आधुनिकीकृत करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई है? मैसूर कर्नाटक। सलबोनी पश्चिम बंगाल में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। क्रोमर का। मुद्रास्फीति से क्या लाभ होता है? कर्जदार को। गिल्ड एवं बाजार का संबंध किससे है? सोना, चांदी और सराफा बाजार से। कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है?
भारतीय रिजर्व बैंक। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध है? प्रतिलोम का। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र से सवाल है। आधुनिक बैंकों की शुरुआत 1157 में इटली में किस बैंक की स्थापना की थी? बैंक ऑफ वेनिस। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब स्थापित किया गया? 1949 में। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न बैंकिंग से। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए 1990 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी? M.N. गोइपुरिया। जो बैंक विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय कर विदेशी व्यापार में भुगतान की सुगम बनाते हैं उस बैंक को क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक किस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? खरगोन, मध्य प्रदेश। 9 फरवरी 2004 को देश का पहला तैरता ATM किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया था? SBI। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सर्वप्रथम प्रयास 1973 में बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने किया था? 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय अथवा मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। महात्मा गांधी श्रृंखला में क्रमिक रूप से जारी किए गए बैंक नोट किस वर्ष चलन में आए? 1946 में। भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य क्या है? शाख मुद्रा का नियंत्रण। रिजर्व बैंक शाख नियंत्रण के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? परिमाणात्मक तथा गुणात्मक। रिजर्व बैंक अपने पास रखी नकदी का जो ब्याज बैंकों को देता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। बैंक जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक से कम अवधि 24 घंटे से लेकर के 15 दिन तक ऋण लेते हैं उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। किस तिथि से रिजर्व बैंक ने रेपो तथा रिवर्स रेपो रेट का अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग अपना लिया? 29 अक्टूबर 2004। वह न्यूनतम दर कौन सी है जिस पर पूंजी बाजार में कोई उधार दिया जाता है? संदर्भित दर। जर्मनी के लिए संदर्भित दर को क्या कहा जाता है? फिबोर। जापान के लिए संदर्भित दर को टोबोर। यूके के लिए संदर्भित दर लिबोर कहलाता है। बैंक के जमाकर्ताओं के सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जमा बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1962 में। किसकी अध्यक्षता वाले कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को देश में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? M. नरसिम्हा। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथम बैंक। प्रथम बैंक किस राज्य में कार्यरत है? उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब लागू हुआ था? 1976 में लागू किया गया था। 23 मई 2012 को देश का पहला स्वदेशी ATM कार्ड रुपे किस ग्रामीण बैंक ने चालू किया था? काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक ने। सहकारी बैंकिंग प्रणाली की औपचारिक शुरुआत किससे हुई थी? 1904 के सहकारी शाखा अधिनियम से। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1979 में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण पर विचार करने के लिए नियुक्त की किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई? शिवारमन समिति। RBI की पूर्ण स्वामित्व वाला संस्थान कौन सा है? नेशनल हाउसिंग बैंक। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। देश भर में नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में NBFC अधिकतम कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दे सकती है? 11। NBFC को कम से कम और अधिकतम कितने माह की अवधि हेतु जनता से जमा राशियाँ स्वीकार करने की अनुमति है? 12 माह और 60 माह। रिजर्व बैंक ने किस तिथि से बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन समाप्त कर दिया है? 25 अक्टूबर 2011 को। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर किस समिति की स्थापना 10 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने की है? बेसल समिति।
के बेसल 2 में किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है? स्तंभित सिद्धांत। बेसल 2 में 3 स्तंभ कौन से हैं? न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, निरीक्षणात्मक समीक्षा और बाजार अनुशासन। नई आर्थिक नीति के प्रमुख आयाम क्या हैं? निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। सुझाव तथा विनिमय के लिए विनिवेश कमीशन की स्थापना कब हुई? 1996 में। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. रामकृष्णन। संगठित क्षेत्र की शीर्ष संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन पर किसका नियंत्रण है? आरबीआई का। भारत में नोटों का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बैंकों का बैंक का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक। साख पर कौन नियंत्रण रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना का कार्य किसका है? रिजर्व बैंक का है। मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 को हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर है? कोच्चि में। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 19। भारतीय सहकारी बैंकों का गठन स्तर कैसा है? त्रिस्तरीय। 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना और सुधार के लिए। भारत में भूमि विकास बैंक की स्थापना का सर्वप्रथम सुझाव प्रस्तुत किया था सहकारी समिति के पंजीयन अधिकारियों के 1926 में संपन्न सम्मेलन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई थी। इन्होंने कब कार्य स्टार्ट किया था? 1 जुलाई 1966 को। IRBI भारतीय औद्योगिक पुनर्विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985 को। गैर योजना खर्च में सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? ब्याज भुगतान। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी आ जाती है, इसके साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव का। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुआ था। बैंक ऑफ मद्रास और बॉम्बे बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम है भारतीय स्टेट बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1865 में। भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1881 में। पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। रिजर्व बैंक ने कार्य करना प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुई थी 1980 में। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र की बैंकिंग स्थापित करने की अनुमति दी थी? नरसिम्हन समिति। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। भारतीय रिजर्व ने कब पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था? 30 जून 1948 को।
रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रणाली लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 3 फरवरी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना 1994 में हुई थी। मुद्रा बाजार अधिकतम कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए। ट्रेजरी बिल मार्केट की ही तरह व्यापारिक बिल जो अधिकांशतः 3 महीने की अवधि के होते हैं के लिए भी एक अलग बिल मार्केट होता है जिसे हम कहते हैं व्यापारिक बिल बाजार। कौन सा बाजार अल्पावधि निधियों के तत्काल स्रोत के रूप में कार्य करता है? मांग मुद्रा बाजार। मांग मुद्रा बाजार को किस नाम से जाना जाता है? अंतरबैंक मांग मुद्रा। मुद्रा बाजार के एक अल्पावधि के अस्त्र के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वाणिज्यिक पत्र का। वाणिज्यिक पत्र किस स्वरूप का बचत पत्र है? गैर प्रतिभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाणिज्यिक पत्रों को उसकी निर्गम तारीख से कितनी अवधि के लिए जारी किया जा सकता है? न्यूनतम 7 दिनों से अधिकतम 1 साल की अवधि के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा प्रमाण पत्र की योजना कब स्टार्ट की थी? 1989 में। जमा प्रमाण पत्र की अवधि कितनी होती है? 3 माह से 1 वर्ष। सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियाँ कौन सी है? खजाना बिल। वह बाजार जहां लंबी अवधि के लिए बचतों को बेचा जाता है? पूंजी बाजार मध्यम। भारतीय पूंजी बाजार में कितने प्रकार के पूंजी बाजार विद्यमान हैं? 2। भारत में पूंजी बाजार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। सरकारी प्रतिभूति बाजार तथा गिल्ड एंड मार्केट। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित अधिकतम पूंजी को क्या कहते हैं? अधिकृत पूंजी। जितनी पूंजी के अंश जनता द्वारा खरीदे जाने के लिए बाजार में आते हैं उसे कहते हैं निर्गमित पूंजी। उस स्थिति में जबकि जनता में जारी सभी अंश जनता द्वारा नहीं खरीदे जाते हैं तो निर्गमित पूंजी में से जितनी पूंजी जनता द्वारा मांगी जाती है उसे पार्थिव पूंजी कहते हैं। वर्तमान में बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या के लिहाज से दुनिया भर के शेयर बाजारों में किस स्थान पे है? पहले। नए और छोटे निवेशकों को शेयर बाजार की तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से मुंबई में राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना की शुरुआत की गई थी 9 फरवरी 2013 को। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 26 अप्रैल 1993 में स्थापना की गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1986 से 87 में एक सूचकांक आरंभ किया जिसे कहते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का पूरा नाम है सेंसेटिव इंडेक्स। एक शब्द संक्षेप का सबसे पहली बार प्रयोग आर्थिक विश्लेषक द्वारा 1990 के लगभग किया गया था। दीपक मोहनी। सेंसेक्स का आधार वर्ष है 1978 से 79। किसी कंपनी की पूंजी संपूर्ण पूंजी को जब छोटे छोटे अंशों या हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है तो उसके अंश को क्या कहा जाता है? शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कंपनी के वर्तमान शेयर होल्डर को जो शेयर प्राप्त करते हैं उनसे राइटर शेयर कहते हैं। जिन शेयरों के मूल्य में भारी उतार चढ़ाव नहीं होते उसको कहा जाता है डिफेंसिव शेयर। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। सेबी का प्रबंध कितने सदस्यों के एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है? 6। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC ने कब काम करना प्रारंभ किया? 1 जनवरी 1973 से। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में किया गया था। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? सेबी। इम्पोर्टेंट है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? पूंजी। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। वित्त व्यवस्था के कौन कौन से पक्ष हैं? मांग एवं पूर्ति। मुद्रा बाजार के भाग कौन से हैं? असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग तथा मुद्रा बाजार का उपबाजार। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी UTI 1964। कृषि एवं पुनर्वित्त विकास निगम की स्थापना 1963 में हुई। भारतीय पूंजी बाजार किन भागों में बांटा है? सरकारी प्रतिभूति बाजार तथा गिल्ड
एंड मार्केट और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। किस बाजार में रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है? गिल्ट एंड बाजार। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है भारतीय यूनिट ट्रस्ट। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किसके पास है? सेबी के पास। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। भारतीय शेयर बाजार की संशोधन 1991 में किस समिति ने की थी? फेरवानी समिति ने। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE का मुख्यालय है दक्षिण मुंबई। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1 नवंबर 1972 को किया गया। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को किया गया। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय लाल केरकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? डी उदयन कुमार ने। सबला योजना का दूसरा नाम है राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। MCX एसेक्स क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय खाद्य साख परिषद 22 दिसंबर 1977। भारतीय ऋण गारंटी निगम 1971 में स्थापना हुई थी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर देश में कब हुआ था? अक्टूबर 2005 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना हुई थी 1994 में। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की स्थापना 8 नवंबर 1996 को किया गया था। देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड की स्थापना 1998 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। संघ सूची अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। कई बार पूछता है प्रत्यक्ष कर कौन से है? अप्रत्यक्ष। मूल्यवर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया? हरियाणा में। केंद्र को सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति कौन से कर से होती है? सीमा शुल्क से। राजा चलैया समिति का गठन 1991 में हुआ था। राजा चलैया समिति का गठन क्यों किया गया? कर ढांचे में सुधार से के लिए किया गया था। कर केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क और कृषि कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? भू राजस्व, कृषि आयकर, कृषि जोत, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, व्यावसायिक कर। संशोधित मूल्यवर्धित कर मॉडरेट का संबंध है उत्पाद शुल्क से। संपदा कर भारत में लागू हुआ 1957 में। जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में क्या प्रभाव पड़ता है? कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत में सेवा कर लगाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 88वां। सोम समिति का संबंध है आयकर की नई संरचना से। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। नियत लागत से क्या अभिप्राय है? ऊपरी लागत से। भारत में निगम कर का प्रस्ताव पहली बार 1965-66 में हुआ। लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया गया कर है व्यय कर। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव 1955 में किसने दिया? ब्रिटिश अर्थशास्त्री केल्डार ने। भारत में व्यय कर लगाया जाना कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1958 को। भारत में संपदा शुल्क सर्वप्रथम कब लगाया गया? उत्पादन शुल्क किस प्रकार का कर है? वस्तु कर है।
विश्व का सबसे पुराना शुल्क क्या है? सीमा शुल्क। वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? सीमा शुल्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैट को क्या कहा जाता है? मूल्य वर्धित कर। किसी वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि पर लगाया जाने वाला कर उस वस्तु के अंतिम मूल्य और उसमें लगी वस्तुओं के मूल्य के अंतर पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? वैट कहते हैं। वैट को 1954 में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? सबसे पहले जो है फ्रांस में लागू किया गया था। भारत में मूल्य वर्धित कर 22 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 से। वैट लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है हरियाणा। न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट की धारणा कब प्रचलन में आई? 1996 से 97 में। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टोबिन ने 1978 में विदेशी मुद्रा बाजार में समस्त लेन देन पर कर लगाने का सुझाव दिया था, जिसे कहा जाता है टोबिन कर। किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार संचित निधि जमानत पर उधार ले सकती है? अनुच्छेद 292 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों पर उधार लेने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है? अनुच्छेद 293 के तहत। किन अनुच्छेदों में यह प्रावधान नहीं है कि राज्य के बाहर विद्युत तथा जल की खपत पर बिक्री पर माल के क्रय विक्रय पर कर अथवा निर्यात तथा आयात पर राज्य कर नहीं लगाएंगे? अनुच्छेद 286 से 88 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। संघीय सरकारों में केंद्र तथा राज्यों में वित्तीय स्रोतों के विभाजन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं विसंगतियों दूर करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग किसमें है? 280 में। अध्यक्ष सहित वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग सर्वप्रथम खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 में। निर्धनता के माप हेतु निर्धनता रेखा के निर्धारण करने का सर्वप्रथम भारत सरकार के विषय के द्वारा कब किया गया था? 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्धनता की माप के लिए वैकल्पिक फॉर्मूले का उपयोग करने का सुझाव दिया था लकड़वाला समिति ने। वह बेरोजगारी क्या कहलाती है? जब अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा प्रचलित मजदूरी या इससे कम पर भी कार्य करने के लिए इच्छा की व्यक्त की जा रही हो परंतु उसको कार्य नहीं किया जा रहा हो। अनैच्छिक बेरोजगारी। जब काम ढूंढने पर भी लोगों को काम नहीं मिलता, इस स्थिति को कहते हैं खुली बेरोजगारी। वह बेरोजगारी क्या कहलाती है? जिसकी सीमांत उत्पादकता बहुत कम ही होती है अथवा शून्य होती है। अदृश्य अथवा छुपी हुई बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति को वर्ष के किसी विशिष्ट मौसम में ही कार्य मिलता है और वह शेष अवधि में बेकार बैठा रहता है, उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाने के कारण जो बेरोजगारी फैलती है उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? 1952 और 53 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जन सुविधाओं में वृद्धि। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1953-54 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समन्वित विकास। ग्रामीण आवासीय योजना कब शुरू की गई थी? 1957-58 में। इस योजना का उद्देश्य था आवास निर्माण। खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 57-58 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था स्वरोजगार सृजन। बहुउद्देशीय अनुसूचित जनजाति विकास खंड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1957-58 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्र का विकास। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1960 से 61 में। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की गई थी 1969-70 में। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण विद्युतीकरण। ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू की गई थी? 1970 में। इस योजना का उद्देश्य था दूध उत्पादन का विकास। बालवाड़ी प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 70-71 में। इसका उद्देश्य था बाल कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूखा आंशिक कार्यक्रम
DPAP की शुरुआत की गई थी 73-74 में। इसका उद्देश्य था रोजगार सृजन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 74-75 में किया गया था। इसका उद्देश्य था मौलिक सुविधाओं का विकास। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 75-76 में। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य था समन्वित विकास। समन्वित बाल विकास योजना का शुरू किया गया था 75 और 76 में। इस योजना का उद्देश्य है बाल विकास। मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP की शुरुआत कब की गई थी 77-78 में। इसका उद्देश्य था रोजगार सृजन। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी 77 से 78 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना का उद्देश्य था रोजगार सृजन। अंत्योदय योजना कब शुरू की गई थी 77 से 78 में। इसका उद्देश्य था रोजगार सृजन। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 78 से 79 में। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था प्रौढ़ शिक्षा में वृद्धि। ग्रामीण युवा रोजगार कार्यक्रम ट्राइसेम की स्थापना ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी 79 से 80 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था स्वरोजगार सृजन। अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया था 79 से 80 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है साक्षरता में वृद्धि। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब किया गया था अक्टूबर 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का किसका पुनर्गठित रूप था काम के बदले अनाज कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 80 से 81 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था रोजगार सृजन। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 80-81 में। इसका उद्देश्य था स्वरोजगार सृजन। ग्रामीण महिला तथा बालोत्थान योजना 1982-83 में शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था महिला विकास। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ग्राम विकास की कपाट योजना इंपॉर्टेंट है 86-87 में हुआ था। स्वरोजगार सृजन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 88-89 में। इसका उद्देश्य था विद्युतीकरण। ग्रामीण विकास तथा रोजगार गारंटी के संदर्भ में एक महत्वाकांक्षी योजना जवाहर रोजगार योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है 1989 में आया था। मिलाने के लिए आता है ज़्यादातर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई थी 91-92 में। दूध विकास से महिला रोजगार सृजन उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 7% योगदान से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था 15 अगस्त 1995 में। दोपहर भोजन मिड डे मील 1995 में स्टार्ट किया था बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा महिला योजना 95-96 में। इसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। मध्याह्न भोजना कब शुरू किया गया था 95-96 में। उद्देश्य था शैक्षिक विकास। गांधी ग्राम योजना जो है 95-96 में। इसका उद्देश्य था जन सुविधाओं का विकास। सामूहिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत हुआ था 95-96 में। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। विकलांग लोगों के लिए 15 अगस्त 1996 को किस योजना का शुभारंभ हुआ संगम योजना का। दीनदयाल ग्रामीण संपर्क योजना कब हुआ था 96-97 में। इसका उद्देश्य था संपर्क मार्गों का निर्माण। ग्रामीण स्वजल योजना कब शुरू किया गया था 96-97 में। उद्देश्य था ग्रामीण जलापूर्ति। ग्रामीण अनाज बैंक योजना कब शुरू किया गया था 1996-97 में। उद्देश्य था कुपोषण निवारण। बालिका समृद्धि योजना का शुरुआत कब किया था 97-98 में। इसका उद्देश्य था बालिका विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी 97-98 में। उद्देश्य था बालकों में प्रतिरक्षण। महिला समृद्धि योजना 97-98 में। उद्देश्य था महिला साक्षरता। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना 97-98 में। उद्देश्य था जन सुविधाओं का विकास। महिला स्वशक्ति योजना 97-98 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधायक निधि योजना कब शुरू की गई थी 1998-99 में। उद्देश्य था जन सुविधाओं का विकास। टेक्नोलॉजी मिशन कार्यक्रम 98-99 में
शुरू किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा गारंटी योजना जो है 1999-2000 में लाया गया था। शैक्षिक विकास उद्देश्य था। ग्रामीण आवास योजना 1999 से 2000 में लाया गया था। अन्नपूर्णा योजना 1999 से 2000 में लाया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 में। जनश्री बीमा योजना 2000 से 2001 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण योजना जो है 2000 से 2003 में लाया गया था। भारत निर्माण योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2005 से 6 में लाया गया था। इंदिरा आवास योजना कब शुरू की थी? 2005 से 2006 में। उद्देश्य था आवासीय सुविधा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में मनरेगा लाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण परिवारों के काम करने की इच्छुक व्यक्तियों को कम से कम कितने दिन का रोजगार मुहैया कराने का उद्देश्य रखा गया था? 100 दिन का काम। महात्मा गांधी नरेगा का आरंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया था आंध्र प्रदेश से। महात्मा गांधी नरेगा का योजना शुरू किया गया था 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस योजना का नरेगा का क्या था? रोजगार सृजन उद्देश्य था। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 2010 में स्टार्ट किया गया था। राजीव गांधी आवास योजना कब शुरू किया गया था? 2011 में। उद्देश्य था आवासीय सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक अथवा ढांचागत बेरोजगारी। देश में कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है? 25% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की गणना किन मानकों पर की जाती है? अल्पपोषित लोगों का अनुपात, 5 वर्ष से कम आयु के औसत कम वजन के बच्चों का अनुपात, 5 वर्ष की आयु के बच्चों के मृत्यु दर से। भारत में बजट। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। भारतीय बजट पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? जॉन विल्सन को। 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट रेलवे बजट को अलग किया गया? एकवर्थ कमेटी। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? आर.के. षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आर.के. षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? 48 से 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराया जा रहा है। भारतीय गणराज्य का पूर्णकालिक बजट किसे कहते हैं? किसने प्रस्तुत किया? जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा राजीव गांधी ने लाया था। किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों के बजट के संबंध में व्यवस्था दी गई है? 202 के तहत। भारतीय वित्त का केंद्रीकरण किस राजलेख द्वारा हुआ था? 1833 के राजलेख द्वारा। वित्त सचिव को भारत का महालेखाकार कब बनाया गया? 1854 में। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। 1859 में पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी का वित्त सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? जेम्स विल्सन को। 18 फरवरी 1960 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? जेम्स विल्सन। भारतीय बजट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। संविधान की किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का वर्णन है? 267 में। किस अनुच्छेद के द्वारा यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपनी अनुमति रोक ले तो विधेयक अर्थहीन हो जाएगा, पर ऐसा धन विधेयक के संबंध में नहीं होगा? अनुच्छेद 111 ख के तहत। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो तो युद्ध के समय तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है? अनुच्छेद 116 के तहत। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य
होते हैं 22। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। निष्पादन की बजट की शुरुआत सर्वप्रथम 1951 में अमेरिका में शुरुआत की गई थी। उस बजट को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग सरकार द्वारा सरकारी विभागों या सेवाओं के लिए किया जाता है? विनियोग या व्यय बजट। सरकार को किसी एक वर्ष में विविध स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं सार्वजनिक आय। कर से प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं कर आय। सार्वजनिक व्यय को कहा जाता है लोक व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे व्यय को क्या कहा जाता है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है? पूंजीगत व्यय। किस कारण अनुच्छेद सार्वजनिक व्यय को राजस्व का व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अनुच्छेद 112। ऐसे व्यय क्या कहलाता है जिससे प्रत्यक्षतः किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है? गैर आयोजना व्यय। राजस्व व्यय को क्या कहा जाता है? सरकारी उपभोग व्यय। 1 अप्रैल 1997 से एडहॉक ट्रेजरी बिल्स प्रणाली को समाप्त करके उनके स्थान पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? अर्थोपाय अग्रिम। भारत की जनसंख्या। भारत में जनगणना का शुभारंभ हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है? अनुच्छेद 246 के तहत। नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। 2011 की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और 2021 में जो होगा 2021 में वो क्या होगा? 16वीं होगा। 15वीं जनगणना के आंकड़े कब जारी किए थे? 30 अप्रैल 2013 को जारी किया गया था। अमेरिका, रूस, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और जापान की कुल जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है? भारत की। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 19,95,00,000। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि थी 17.7% की दर के हिसाब से वार्षिक 17.7% की वृद्धि है। भारतीय जनगणना की औसत वार्षिक दर कितनी है? वार्षिक दर की बात करेंगे तो 1.64 है। ऐसे व्यय को क्या कहा जाता है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है? पूंजीगत व्यय। किसी अनुच्छेद सार्वजनिक व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत। ऐसे व्यय को क्या कहते हैं जिससे प्रत्यक्षतः किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है? गैर आयोजना व्यय। राजस्व व्यय को क्या कहते हैं? सरकारी उपभोग व्यय। 1 अप्रैल 1997 से एडहॉक ट्रेजरी बिल्स प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया था? अर्थोपाय अग्रिम। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 से लागू है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सार्वजनिक ऋण की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है? अनुच्छेद 292 के तहत। भारत में जनगणना की शुरुआत नगरीकरण की दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कितना है? अनुपात किस राज्य में है? पंजाब में। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षरता होनी चाहिए? 90%। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? 35। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है? केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? 943 1000 में। 2011 की जनगणना के अनुसार के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की भागीदारी है 51.47%। जनगणना के अनुसार देश की कुल महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है? 48.53।
10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई? ब्राज़ील के बराबर। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है? 1961 के बाद। देश में किस स्थान पर लिंगानुपात सबसे कम रहा है? हरियाणा के झज्जर का। इसका अनुपात है 774। गत वर्षों में भारत की कुल जनसंख्या कुल कितनी बढ़ी है? 18 करोड़ बढ़ी है। सबसे कम जनघनत्व केंद्र शासित क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह का कितना है जनघनत्व? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नागर हवेली। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5%। जनगणना में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि कितने हैं? 1.97% की। पहली जनगणना में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि थी 21.54। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही? नागालैंड की -47 था। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं? 80%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? 64.4%। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 1104 है। 1104। सबसे कम जनघनत्व वाला जो है अरुणाचल प्रदेश 17 है। सबसे अधिक साक्षरता केरल की है 93.191। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार 63.82। किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? राजस्थान की। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है? 2045 तक। जनगणना 2000 के मुख्य आंकड़े हैं। कुल जनसंख्या है 1,21,59,573। दशकीय वृद्धि 17.7। साक्षरता की दर 73। पुरुष साक्षरता दर है पुरुष 80, स्त्रियां 64। औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64। जीवन प्रत्याशा 64 पूछा जाता है 64.7। जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु का परसेंटेज है 13.6। जनघनत्व जो है 382। लिंगानुपात 943। ग्रामीण जनसंख्या 68.8। शहरी जनसंख्या है 80%। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 16.6। अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है 8.6। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। जो न्यूनतम जनसंख्या वाले बढ़ते क्रम में राज्य है सिक्किम, सबसे कम में है सिक्किम, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, फिर नागालैंड। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 घटते क्रम में हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। देखते हैं नेक्स्ट। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में कौन से हैं? नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य, बिहार सर्वाधिक है, फिर जनघनत्व पश्चिम बंगाल का है, केरल का, उत्तर प्रदेश का, फिर हरियाणा का है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश 17 है, जनघनत्व मिजोरम, सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं केरल का, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य हैं केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं?
सबसे कम साक्षरता बिहार की है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आंकड़े जनसंख्या घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की हुई, फिर पांडिचेरी, फिर चंडीगढ़। 3 को मुख्यतः याद करना है। जनघनत्व घटते क्रम में दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी। लिंगानुपात घटते क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पांडिचेरी की, फिर लक्षद्वीप की, फिर अंडमान निकोबार की हुई। साक्षरता घटते क्रम में सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ है? लक्षद्वीप, दमनदीप, पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न संगठन एवं संस्थान, जो संगठन है विश्व की सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, विश्व व्यापार संगठन संतुलन विस्तार करना कौन सी संस्था का काम है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से जुलाई 1944 में किस सम्मेलन के तहत की गई थी? वेटन वुड्स सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस वर्ष से कार्य प्रारंभ किया? 1945 से। IMF के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 188। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। पूरक वित्त सुविधा कब से है? 1977 से। IMF मूल्य वर्धित संगठित समायोजन सुविधा की गई थी दिसंबर 1987। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय IMF का सदस्य बना? 1992। IBRD की स्थापना हुई थी 44 में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को आमतौर पर विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक का जन्म जो है वेटन वुड्स मौद्रिक सम्मेलन के रूप में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यक्रम IBRD में विश्व के बैंक के अलावा कौन से संस्थान शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण। विश्व बैंक ने किस वर्ष से कार्य प्रारंभ किया? 45 से। कितने सदस्य हैं? 188। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। विश्व बैंक सदस्य बनने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 3/4 देशों का। विश्व बैंक ने भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहायता देने के लिए उद्देश्य से किस वर्ष भारत सहायता क्लब 1958 में स्थापना किया? गैट क्या है? प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था। गैट की स्थिति को अमल में लाया था 1 जनवरी 1948 को। 12 दिसंबर 1994 को गैट का अस्तित्व नाम समाप्त कर दिया गया था। 1 जनवरी 1995 को WTO विश्व व्यापार संगठन का रूप ले लिया। ये WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995। गैट के किसी दौर की लंबी वार्ता के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। कहाँ? उरुग्वे चक्र। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसके वर्तमान में सदस्य हैं 160। WTO का 9वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन 2013 में कहाँ आयोजित किया गया? बाली, इंडोनेशिया में। दक्षिण एशियाई देशों क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1 दिसंबर 1985 को। वर्तमान में इसकी संख्या है 8। सार्क सचिवालय की स्थापना काठमांडू, नेपाल में कब की गई थी? 1987 में। यूरोपीय यूनियन EU की स्थापना 1993 में। EU में कितने सदस्य हैं? 28। EU की साझा मुद्रा है यूरो। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। प्रारंभ कार्य करना 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस मनीला में है। इसका कार्य है सदस्य देशों को अनुदान तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। एशियाई विकास बैंक द्वारा कितने प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक्स का गठन कब किया गया था? 2009 में। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना कब की थी? नवंबर 1989 में। एपेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर में। दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड ने आसियान की स्थापना कब की? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास की गति को त्वरित करना तथा क्षेत्र में आर्थिक सहायता
कायम करना। वर्तमान में आसियान के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। इसका केंद्रीय सचिवालय है जाकार्ता में। महासचिव का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। आसियान का पूर्ण वार्ताकार भागीदार 1996 में भारत बना। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया। नाफ्टा को कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1994 को। विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है नाफ्टा। OEEC का नाम बदलकर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन रखा गया 1961 में। OECD का मुख्यालय स्थित है फ्रांस पेरिस में। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी 1971 में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है कोलग्नी जेनेवा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किसने की? प्रोफेसर क्लास एवं शवाब। खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में। तेल निर्यातक देशों ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को किया गया। ओपेक में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 12। ओपेक सचिवालय मूल रूप से 1961 में कहाँ स्थापित किया गया था? जेनेवा स्विट्जरलैंड। 1965 में इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया? वियना ऑस्ट्रिया में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने अधिक से अधिक करा दिया है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।